आप सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो में जितनी भी नोटिफिकेशन हो वीडियो की सारी आपके तक पहुंच जाए। तो आपने सब्सक्राइब कर ले। मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन प्रोफेसर ऑफ एवरीथिंग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम जिस वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसे हम HRM भी बोलते हैं, शॉर्ट में HRM। तो देखेंगे कि बेसिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्समेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, चैलेंजेस ऑफ HRM। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बेसिक्स से हमारी चीज़ें हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे डायरेक्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है दैट ब्रिंग्स पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, जो पीपल्स और ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेके आता है। किस लिए? ताकि ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के गोल्स जो हैं वो अचीव हो सके। Human resource management can be defined as the art of procuring, developing, and maintaining a competent workforce to achieve the goal of an organization effectively and efficiently. No business can exist without appropriate human resource in the present business environment. So, human resource management has become the main focus of every organization. सिंपल में मैं आपको बताता हूँ कि पहली लाइन में उन्होंने क्या बताया कि हम HRM के अंडर क्या करते हैं, हम पीपल्स को और ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ बांध देते हैं ताकि जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल और साथ ही साथ इंडिविजुअल के गोल भी अचीव हो सके। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके जरिए हम प्रोक्यूर करते हैं। क्या प्रोक्यूर करते हैं? पीपल्स को। प्रोक्यूरिंग कैसे करते हैं? रिक्रूटमेंट के थ्रू। तो प्रोक्यूर करना मतलब लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी डेवलपमेंट करते हैं, उनकी स्किल उनके अंदर पैदा करते हैं और उनको मेंटेन करके रखते हैं ताकि हमें क्या हो, उनकी स्किल से, उनके ग्रोथ से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। आजकल कोई भी बिजनेसेस है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे मिडिल साइज है, बिना ह्यूमन रिसोर्स के नहीं चल सकता। और जहाँ हम बोल सकते हैं कि HRM के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि HRM के अंडर हम अपने वर्क फोर्स को मेंटेन करके रखते हैं, उनको मैनेज करते हैं, उनको मोटिवेट करके रखते हैं, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाते हैं, मोटिवेशन देते हैं ताकि वो काम पर बोर ना हो, डीमोटिवेट ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, स्ट्रेस उनमें ना आए, डिप्रेशन में ना जाए। तो ये सारा का सारा काम किसे देखना पड़ता है? HRM के अंडर ही सारा का सारा काम आता है। तो जो आजकल जो मेन फोकस होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो यही होता है ताकि हमने अपने वर्क फोर्स को मेंटेन करके रखें। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। अब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिस तरीके से काम करता है, एम्प्लॉइज उनकी ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट करना, रिवॉर्डिंग देना, पॉलिसीज़ बनाना, पेरोल करना, सिलेक्शन करना, ये सारे के सारे फीचर्स किसके हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। ये सारे के सारे काम HRM के अंडर ही होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो देखिए, ये हमारा प्रोसेस होता है HRM का। किस तरीके से काम करता है? सबसे पहले क्या होती है? रिक्रूटमेंट। HRM कैसे स्टार्ट होता है? रिक्रूटमेंट से स्टार्ट होता है। अब रिक्रूटमेंट भी दो टाइप की होती है, जहाँ तो हम इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं या फिर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर से रिक्रूटमेंट करते हैं, बाहर से बंदों को हायर करना ऑर्गेनाइजेशन में। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब अंदर के बंदों को ही प्रमोशन देना। जैसे कोई लोअर लेवल पे काम करता था उसको प्रमोट करके अपर लेवल की जॉब में काम करने पे लगवा दिया, तो वो इंटरनल रिक्रूटमेंट होती है। और एक्सटर्नल जब हम बाहर से बंदे हायर करते हैं कंपनी के बाहर से। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है हमारा? याद रखना है, पॉजिटिव प्रोसेस। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट हमेशा पॉजिटिव प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट हो गई, उसके बाद क्या होती है? सिलेक्शन। फिर हम क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन क्या है? नेगेटिव प्रोसेस।
क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, शॉर्ट लिस्टेड करते हैं कैंडिडेट को। लेकिन रिक्रूटमेंट में कोई भी शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते। रिक्रूटमेंट में हम सभी को बुलाते हैं, मतलब पूल ऑफ द एम्प्लॉयज़ क्रिएट करते हैं, बहुत सारे। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा एज अ बिजनेस, एज ए कंपनी, की हमें बहुत सारे लोगों में से बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैलेंट को देखने को मिलेगा। हम उससे अच्छे से बहुत सारे टैलेंट को क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी में प्रोक्यूर करके लेके आ सकते हैं। वो किसके थ्रू, वो सिलेक्शन के थ्रू। फिर सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन के बाद जब होगी फिर उनको ट्रेनिंग पे भेजेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में भेजना बहुत ही ज़रूरी है। अब नया एम्प्लॉयज़ आया, उसे क्या पता कि कंपनी जो पर्टिकुलर काम कैसे करना, मशीन कैसे चलानी है, इसको कैसे ऑपरेट करना, तो उसको क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे। अब ट्रेनिंग भी हमारे पास दो टाइप की ट्रेनिंग होती है। एक तो होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, और एक कौन सी होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ये अलग अलग जॉब के मेथड्स होते हैं, ट्रेनिंग के मेथड्स होते हैं। जब हम ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स पढ़ेंगे तो उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं, समझ पाओगे कि ट्रेनिंग आखिर होगी क्या। तो ट्रेनिंग अगर आपसे पूछेगी ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग हमेशा आपकी पोजीशन से जुड़ी होती है। जिस भी पोजीशन में आपको हायर किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको की दी जाएगी, उसी के रिगार्डिंग आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन डेवलपमेंट ओवरऑल होती है, किसी की भी डेवलपमेंट हो सकती है। डेवलपमेंट का आपकी पोजीशन से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ट्रेनिंग डायरेक्टली आपकी पोजीशन से जुड़ी होती है, जिस भी पोस्ट में आपको काम पे लगाया हुआ है। तो इन ट्रेनिंग दो टाइप की होती है, जहाँ तो हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग करवा देंगे, जहाँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग करवा देंगे। देन उसके बाद क्या होगा, असेसिंग परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को असेस करना तो जरूरी है कि हाँ आप क्या कर रहे हो, जो हमने आपको काम करवाया है या काम पर्टिकुलर काम असाइन किया है, क्या वो आप सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपको पैसे भी तो देने हैं। अगर आप काम ही नहीं कर रहे तो फिर पैसे देने से क्या होगा, हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी, हमारी क्या होगी, कॉस्ट इंक्रीज होगी। असेसिंग परफॉर्मेंस के बाद क्या करेंगे, मोटिवेट भी तो करेंगे भाई सब। मोटिवेट कैसे करेंगे, एक तो रिकॉग्निशन देंगे। रिकॉग्निशन में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयज़ ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ऐसी चीज़ों, या कोई एम्प्लॉयज़ ऑफ द मंथ, जब आप बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, कंपनी में एंटर कर रहे हैं, तो बाहर एक बड़ी सी एलईडी में आपकी फ़ोटो आ रही है, जिस भी बंदे को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ये बंदा है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तो उसकी फ़ोटो आ रही है एलईडी पे, वो बुलेटिन चल रही है। तो बाकी भी एम्प्लॉयज़ में एक होड़ सी मस्ती है कि हमारी फ़ोटो भी जहाँ आनी चाहिए। जो पर्टिकुलर बंदा था उसको पहले कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जब वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ आ गया तो सभी लोग उसको जानने लगे कि हाँ भाई ऐसा भी कोई बंदा है जो हमारी कंपनी में काम करता है। तो वो क्या होता है, एक रिकॉग्निशन होती है, पहचानना। बहुत सारे लोग फिर उसको पहचानना स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ में ऐसी होड़ मच जाती है कि हमारी भी जो फोटो है, हमारी भी जो तस्वीर है, वो इस पर्टिकुलर एलईडी में आए और बाकी सारे लोग हमें पहचाने। और दूसरा टाइप क्या होता है मोटिवेशन का, आपको रिवार्ड्स वगैरह देकर, आपको बेनिफिट्स वगैरह देके, कोई बोनस दे दिया, कोई इंसेंटिव्स दे दिए, कोई आपको गिफ्ट दे दिया। तो ये सारे अलग तरीके होते हैं मोटिवेट करने के। मोटिवेट कर दिया, मोटिवेट के बाद क्या आएगा फिर, कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग के बाद मेंटेन करने रखते हैं लेबर रिलेशंस। तो रिलेशंस को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। देन उसके बाद क्या, हेल्दी वेलफेयर एंड सेफ्टी एम्प्लॉयज़, जो आपके बेनिफिट्स आ जाते हैं। जहाँ वेलफेयर होती है, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, वो उसकी अंडर आती है। और लास्ट में कंप्लाइज टू लेबर लॉ। तो जितने भी लॉज बनाए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही एचआरएम को काम करना पड़ता है। लेबर लॉ की, हाँ इनको इतना काम नहीं दे सकते किसी लेबर। जो आपका सिस्टम होता है वो कैंटीन प्रोवाइड होनी चाहिए, वाटर कूलर होना चाहिए, फ्रेश वाटर होना चाहिए, वॉशरूम इतनी दूर नहीं होने चाहिए, वो पर्टिकुलर जो एक डिस्टेंस है उसके अंदर ही होने चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। ये सारा कुछ लेबर लॉ में लिखा होता है। तो ये सारा का सारा काम किसको करना पड़ता है, किसको हैंडल करना पड़ता है, एचआरएम। जो भी मैनेजर होगा, जो भी डायरेक्टर होगा एचआर, उसी को ये सारा काम देखना पड़ेगा। ये सारे के सारे फंक्शन उसी के होते हैं। तो ये हमारी सारी एचआरएम होती है, इस तरीके से एचआरएम काम करती है। तो ये इस पर्टिकुलर एक ही वीडियो में आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एचआरएम आखिर होता क्या है। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये कि बहुत बड़ा टॉपिक है, एक पूरा सब्जेक्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये सारा का सारा एचआरएम उसी के अंडर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे आया था। सबसे पहले हमारे पास डायरेक्टली ह्यूमन रिसोर्स नहीं आया था। सबसे पहले अगर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था सबसे पहले हमारे पास क्या था, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन। को थोड़ी सी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन था। अब इसमें क्या था, वर्क लोकेशन चेंज्ड फ्रॉम होम टू कॉमन वर्क एरियाज, इंक्रीज मैकेनाइजेशंस,
देन सिंप्लीफाइड वर्क, ब्रॉड डिसिप्लिन, मोनोटोनी एंड इंटरपर्सनल टू वर्क। फिर उसके बाद क्या, ये कौन सा पीरियड था, 1850 और 1900 के आसपास। फिर आया पीरियड ऑफ ट्रेड यूनियंस। फिर उसके बाद पीरियड ऑफ ट्रेड यूनियंस आया। जे पीरियड कितना था, 1900 से 1970 के आसपास। अब इसमें क्या आया, ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चर किया, एंगेजेस ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय राइट्स। ये जो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन था, इसमें अभी इंडस्ट्री बनना स्टार्ट हुई थी, इसमें इतना ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी एम्प्लॉयज़ के लिए। इसमें आप समझ सकते हो कि एम्प्लॉयज़ को एज ए मशीन ही क्रिएट किया जाता था, उनके वेलफेयर के लिए कोई बात नहीं की गई थी। लेकिन जब हमारे पास पीरियड ऑफ ट्रेड यूनियंस आया जिस पर्टिकुलर पीरियड में, तो उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्ट्रक्चर किया, थोड़े से एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करने के ऊपर बात हुई। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें थी जो एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए नहीं थी। इंक्रीज इन स्ट्राइक्स, वॉकआउट्स, स्टैंड डाउन्स, बाइकआउट्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में होने लगी। फिर 1970 से 1990 के आसपास आया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या था, क्रिएट पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर लॉज, लेबर के लिए लॉज आ गए कि हाँ, जब भी अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जैसे मैटरनिटी लीव होती है, पैटर्निटी लीव होती है, कैंटीन्स वगैरह, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो वहाँ पर उसको फर्स्ट फ्लोर में काम नहीं दिया जाना चाहिए, अगर वहाँ पर लिफ्ट नहीं है तो वो सीढ़ियाँ अवॉइड करेगी। तो ये सारी चीज़ें लेबर लॉ में लिखी थी, बहुत बड़ा हमारा लेबर लॉ है। देन कमेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी और सेटिस्फाई एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फाई करना है। और फिर उसके बाद 1990 से जो अभी तक चल रहा है हमारा, जो 1990 से 2000 तक था, ये क्या था, साइंटिफिक मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेशन, इंक्रीज डिजिटलाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन टू रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। अभी भी हमारा पूरी तरह से आप बोल सकते हो कि HRM नहीं आया था, लेकिन इसके बाद हमारा क्या आ गया था, HRM आ गया था, जो 1990 से लेकर प्रेजेंट तक चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ HRM। अब इसमें क्या था, इंक्रीज्ड नीड रिजल्टेड इन एडवांस टूल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ HR सॉफ्टवेयर्स, एनहांसमेंट, जो रिक्रूटमेंट, सिंप्लीफिकेशन कैंडिडेट, सिंप्लीफाइड कैंडिडेट एंड इंटरव्यू मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। उसके बाद रिटेंशन करनी एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयज़ रिटेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारी कंपनीज इस चीज़ में बहुत लैक करती हैं कि एम्प्लॉयज़ को रिटेन ही नहीं कर पाती। और एक टर्म आती है हमारे पास जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर क्या आता है कि एक साल में आपकी कंपनी को कितने लोग हैं वो छोड़ के जा चुके हैं, उसे क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। तो जो जितना एम्प्लॉयज़ टर्नओवर कम होगा, समझ लो कि आपकी कंपनी उतनी ही फ़ायदे में होगी। अगर आपकी कंपनी को बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं एक साल के अंदर, तो इसका मतलब कि आपका जो इन्वायरमेंट है विद इन द बिजनेस, विद इन द कंपनी, वो अच्छा नहीं है, वो एक फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, वो आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। क्यों, हो सकता है आप पॉलिसी अच्छी नहीं बना पा रहे हो, आप उनको इंसेंटिव नहीं प्रोवाइड करवा रहे हो, आप उनको मोटिवेट ही नहीं करवा पा रहे हो, तो वो फिर बंदा आपकी कंपनी को छोड़ के जाएगा ही जाएगा। तो ये हमारा था एवोल्यूशन ऑफ HRM। इस तरीके से HRM क्या था, वो कंसिस्ट में आया था, एग्जिस्टेंस में आया था। तो मतलब आप समझ सकते हो कि पहले टाइम में एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए इतनी बातें नहीं थी। फिर जैसे जैसे आया HRM, फिर एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के बारे में बातें की जाने लगी। उसके बाद हमारे पास क्या, HRM पॉलिसीज़, कि HRM पॉलिसीज़ क्यों ज़रूरी है, क्यों बनाई जाती है। देखिए HRM पॉलिसीज़, सिंपल सी बात है कि ये क्या है, एक गाइडलाइंस होती हैं, प्रोसीजर होता है दैट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेज इट्स एम्प्लॉयज़। जिस तरीके से वो अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हैं। जैसे आप कॉमर्स में पढ़ते होंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है कि जो भी आप अपनी बैलेंस शीट बनाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, या चेंज इन शेयर होल्डर्स इक्विटी स्टेटमेंट, तो वो पर्टिकुलर आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। आप अपनी मतलब से उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते। अगर बैलेंस शीट में लिखा हुआ आपको असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स, तो आपको वैसे ही लिखने पड़ेंगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंज उसमें नहीं कर सकते। आपको पर्टिकुलर वो फॉर्मूला, सॉरी, वो गाइडलाइंस, वो प्रिंसिपल्स, वो रूल्स वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। वैसे ही हमारे पास पॉलिसीज़ में HRM जो पॉलिसीज़ फ्रेम करता है, वो इसीलिए फ्रेम करता है ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के अंदर, वो उस पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर गाइडलाइन को फॉलो करें। क्यों ताकि हमारा जो काम है वो एफिशिएंटली हो पाए, बहुत स्मूथली हो पाए। These policies cover में aspect of employment including hiring, compensation and performance management। अब उन्होंने रूल बनाया है कि अगर उन्होंने क्या रूल बनाया है, फॉर एग्जांपल उन्होंने रूल बनाया क्या, अगर आप अपने जो आपको एक साल में टास्क
असाइन हुए हैं, अगर आपने उनका 90% अचीव किया है, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। तो फिर वो पूरे साल को एनालिसिस करेंगे, अप्रेज करेंगे आपको कि हाँ वो क्या, वो रूल्स है, वो एक गाइडलाइन बना देगी, तभी उसी केस में आपको क्या लगेगा, इंक्रीमेंट लगेगा। अगर आपने 90% काम अपना टास्क ख़त्म किया है तो आपको इंक्रीमेंट लग जाएगा। अब ये क्या होती हैं, ये पॉलिसीज़ ही होती हैं कि अगर आपको मंथ में एक पेड लीव मिलेगी, जिसे हम कैजुअल लीव बोलते हैं, लीव विदाउट सैलरी की क्या क्या कंडीशंस हैं, स्पेशल लीव कैसे ले सकते हैं, जहाँ ऑन ड्यूटी लीव क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव क्या होती है, ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है, एचआरएम ही बनाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही बनाते हैं। वो रूल्स बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है ताकि जो काम है एक पर्टिकुलर फ्लो में चले, कोई किसी तरीके की डुप्लीकेसी ना आए, किसी तरीके की वेस्टेज ना हो, किसी तरीके की एनर्जी वेस्ट ना हो उसमें, और टाइम की वेस्टेज ना हो। इसीलिए क्या बनाया जाता है, रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। जैसे आपके सेमेस्टर में भी है कि हाँ इतने टाइम के बाद सीए होगा, सीए में क्या क्या प्रोसीजर है, 10 नंबर का होगा, 20 नंबर का होगा, एमएसटी में क्या चीज़ें आएंगी, क्वेश्चन पेपर फ्रेम हुआ है, 30 नंबर का क्वेश्चन, 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर, वो सारे क्या है, वो रूल्स और रेगुलेशंस ही है। इसलिए बनाया था कि जो वर्क फ्लो है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन उसको फॉलो करे। तो हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे ओरिजिनेटेड, जो कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं। उसके बाद क्या, अपील्ड, मेड ऑन रिक्वेस्ट और हैंडल सर्टेन सिचुएशन व्हेन सम एस्पेक्ट आर मिसिंग इन द मेन पॉलिसी, उसे अपील्ड बोलते हैं। इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट एंड लीगल अथॉरिटी, ये जो पॉलिसीज हैं ये कौन बनाता है, ये गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है। जनरल होती हैं, जो डू नॉट रिलेट एनी इशू में रिप्रेजेंट द प्रायोरिटी ऑफ द मैनेजमेंट। जनरल होती हैं, वो स्पेसिफिक नहीं होती, वो सभी को फॉलो करनी ही पड़ती हैं। अगर 9 बजे आपको, आपकी यूनिवर्सिटी 9 बजे लगती है तो वो आपके लिए नहीं लगती, वो सभी के लिए लगती है, वो जनरल रूल्स होते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल 9 बजे यूनिवर्सिटी लगी, लेकिन आपकी क्लास 10 बजे से स्टार्ट हो रही है, तो वो क्या हो गया, वो एक आपका स्पेसिफिक हो गया, उसे क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होती है जो आपसे रिलेटेड होती है, जनरल होती है जो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन स्पेसिफिक बिल्कुल उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। अब रिटर्न होती हैं, दोज आर, वो आर रिटर्न्स एंड इम्प्लिसिट इन्फर्ड फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स। तो ये कुछ टाइप की पॉलिसीज़ होती हैं जो ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम करता है ताकि काम जो है वो अच्छे से चल सके, जिससे लोगों को मैनेज करने में आसानी हो जाए। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे लोग काम करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये पर्टिकुलर रूल्स के हिसाब से, पर्टिकुलर पॉलिसी से हम क्या कर सकते हैं, लोगों को, वर्क फोर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो ये था एचआरएम की पॉलिसीज। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, मॉडर्न चीज़ है। मॉडर्न एचआरएम में हम क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, या एक इसका और भी नाम होता है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ते हैं, वैसे ही हमारे पास क्या है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब जी किस बला का नाम है, अब पढ़ते हैं कि इट इज़ ए सॉफ्टवेयर, इट इज़ ए सॉफ्टवेयर टूल स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस इंटरप्राइजेज फॉर स्मूथ एंड हेजल फ्री अकम्पलिशमेंट ऑफ टास्क रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। अच्छा, जो HR मैनेजमेंट सिस्टम है, HRIS है, अब ये सारा का सारा क्लाउड बेस्ड है, सारा का सारा डिजिटल बेस है। मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करना, किसी कोई भी काम जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू करना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें सारा का सारा काम ऑनलाइन होगा, डिजिटल काम होगा। जैसे अभी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है, वो भी किसके अंडर आती है, वो इसी के अंडर आती है। पे रोल बनते हैं, जो सैलरी बनती है, ऑनलाइन सैलरी बनेगी, ऑनलाइन आप वो देखेंगे कि हाँ कितने, अगर 30 डेज़ का मंथ है तो आपने कितने मंथ लगाए, कितने डेज लगाए हैं, वो सारा का सारा ऑनलाइन ही रिकॉर्ड डाउनलोड हो जाता है। तो वो सारा का सारा किसे बोलते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन। सो दिस टूल इफेक्टिवली and efficiently enough which reduces the time and effort of the managers. Owing to digitalization for new generation of HR has made HRMS a crucial component. This system comprises all the major systems that the human resource department is meant to do but इन एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। तो ये सारा का सारा काम क्या है, ऑनलाइन काम है, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही काम होता है। अब देखो कि इसमें क्या लिखा है, रिड्यूस द टाइम्स, रिड्यूस द टाइम होगा क्योंकि अगर आपकी अटेंडेंस ऑनलाइन मार्क हो रही है, अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो नहीं सिर्फ 10 ही बंदे काम कर रहे हैं, हो सकता है 4000 से लेकर 10,000 तक बंदे काम कर, 400 बंदा भी काम कर रहा है। तो अगर आप उसको मैनुअली उनकी सैलरी बनाने लगेंगे, डेज काउंट करने लगेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी
100% हेल्प कर देते हैं और आपका टाइम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। आपकी बिल्कुल ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर बंदा कितने दिन आया, कितने दिन नहीं आया, जो ऑटोमेटिक ही सारा काम होता जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम या ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो इसका काम होता है, इन सॉफ्टवेयर से आप क्या क्या कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, पेरोल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, लीव मैनेजमेंट कर सकते हैं और टाइम अटेंडेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सारे के सारे काम आप किसके थ्रू कर सकते हो, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, ऑनलाइन डिजिटल काम कर सकते हैं आप। आपको मैनुअली काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सारा का सारा ऑटोमेटिक हो रहा है, डिजिटल काम हो रहा है, तो उसमें हाईली चांस है कि एक्यूरेसी उसमें होती है, क्योंकि मैनुअल काम में बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं, एक्यूरेसी कम हो सकती है। लेकिन अगर काम डिजिटल है तो एक्यूरेसी भी हाई हो जाती है उसमें। अब क्या की पॉइंट होते हैं HRMS के, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स HRIS। जैसे मैंने बोला था कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम कहाँ यूज होता है, पेरोल बनाने में, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम ATS बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एंड लर्निंग मैनेजमेंट्स। तो ये सारी चीज़ों में आपको हेल्प करता है क्या, HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। सारा का सारा डिजिटल ऑनलाइन, सारा का सारा सॉफ्टवेयर टूल्स। It is combined system of IT processes that manage human resource and related activities during the life cycle of the employees. By complying with the regulatory norms and conditions including the tax and labor laws, HRMS provide the best service to understand the company's workforce. तो जब तक एक एम्प्लॉइज काम कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तब तक उसको कौन ट्रैक करता रहेगा, हमारा HRMS सिस्टम उसको ट्रैक करता रहेगा। जैसे अभी आप अपनी ERP ID यूज़ करते हो, गुरुकाशी यूनिवर्सिटी की एक एप्लीकेशन के थ्रू आप सारी कुछ इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल जाती है। आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है, ऑनलाइन भर देते हो, अपने फ़ोन को ओपन किया, अपनी ID और एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया। आपने फीस भरनी होगी, वहाँ से ऑनलाइन फीस भर दी। लेकिन सोचो कि यही काम आपको मैनुअली करना पड़े, तो पहले आप एग्जामिनेशन सेल में जाकर एक फॉर्म लोगे, वहाँ से फिर अपने सब्जेक्ट फिल करोगे, उनके कोड भरोगे आगे, फिर डीन से साइन कराओगे, HOD से साइन कराओगे, क्लास कोऑर्डिनेटर से साइन करवाओगे, फिर उस पर्टिकुलर फॉर्म को एग्जामिनेशन सेल में सबमिट करने जाओगे। तो कितना ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा, और वहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी होगी, और कितनी आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट होगी। तो ये सारा काम आप ऑनलाइन कर रहे हो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि 10 सेकंड में आपका काम हो रहा है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, हम इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। यही क्या होता है, डिजिटलाइजेशन सिस्टम, जिससे आपका काम करने में बहुत सारी हेल्प हो जाती है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने ही नहीं पड़ते। अब आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, HRM और HRD दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो HRM में बहुत सारी चीज़ें होती है, HRP, HRD, HRA, वो हम टाइम के साथ पढ़ेंगे जब जैसे ही आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, HRM और HRD में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जो HRM है वो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं कि HRM इज द रेफर्स टू द एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टू मैनेज द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में मैन फोर्स काम कर रही है, बंदे काम कर रहे हैं, उनको मैनेज करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। लेकिन HRD से थोड़ा सा डिफरेंट है। जितने भी लोग काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट, उनको इम्प्रूव करना उनकी परफॉर्मेंस को, और उनको क्या करना, उनको स्किल प्रोवाइड करवाना। जितने भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो किसका काम होता है, HRD। इसे क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, की ह्यूमन रिसोर्स को क्या करना, डेवलप करना, मैन फोर्स को डेवलप करना, उनके अंदर स्किल को एनहांस करना, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत करवाना और उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। तो HRM क्या है, एक मैनेजमेंट फंक्शन है। लेकिन जो HRD है वो एक सबसेट है किसका, HRM का। HRM बहुत बड़ा पार्ट है जो HRM है, और जिसके अंदर क्या है, HRD। तो HRM एक बहुत बाई टर्म है, HRD उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है HRM का, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। लेकिन भैया अगर हम देखें HRD का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डेवलप द स्किल, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी अमंग द एम्प्लॉइज। तो ये प्रोसेस क्या है, रूटीन HRM, और ये क्या, ऑनगोइंग, चलता ही रहता है। जो हमारा HRD फंक्शन है वो क्या करता है, चलता ही रहता है।
तो जो HRM फंक्शन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि वो सब वाइडर टर्म है, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन HRD क्या है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, HRM के ऊपर। तो इसलिए ये क्या है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ HRM और इट इज़ डिपेंड ऑन द HRM। तो HRM किससे कंसर्न है, पीपल से कंसर्न है। क्यों, क्योंकि HRM में हम क्या करते हैं, पीपल्स को ही मैनेज करते हैं, इसलिए ये पीपल से ही कंसर्न है। लेकिन HRD क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबकी डेवलपमेंट का जिम्मा किसका होता है, HRD का, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। तो ये था हमारा बेसिक सा डिफरेंस किसके बीच में, HRM के बीच में और HRD के बीच में। अब चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, या HRM में क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। चैलेंजेस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सबसे पहले क्या है, टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशंस। टैलेंट एक्विजिशन और रिटेंशन का मतलब है कि वो अप्रोप्रिएट बंदा हमें फाइंड आउट करने में बहुत ही मुश्किल होती है। जो स्किल सेट हमें पर्टिकुलर जॉब के लिए चाहिए वो हमें फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है कि किस पर्टिकुलर बंदे के अंदर वो स्किल है, जहाँ जैसे हम स्टाफिंग बोलते हैं, राइट पर्सन एट राइट टाइम एट राइट जॉब, वही उसी को क्या बोलते हैं, हम टैलेंट बोलते हैं। अब वो टैलेंट तो हम लेके आ गए, समझ लो कि हमने बहुत अच्छे इंटरव्यू कंडक्ट करवाए और बहुत सारे एक टफ सिलेक्शन प्रोसेस रखा। दो दो कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ थे हमारे, या पर्टिकुलर लोग थे जिन्होंने वो सिलेक्शन को क्रैक किया और हमारी पर्टिकुलर कंपनी में आ गए एज अ एम्प्लॉयज़। अब उनको रिटेन करके रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। अब रिटेन कैसे करना है कि उनको किसी चीज़ की मोनोटोनी ना हो, किसी चीज़ की बोर्डम ना हो, डीमोटिवेट ना हो। उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, उनकी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लेक्चर्स प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, मोटिवेशन देना पड़ेगा, चाहे फिर वो रिकॉग्निशन दो, चाहे मॉनिटरी चाहे नॉन मॉनिटरी दो। उनको पार्टिसिपेशन करवानी पड़ेगी डिसीजन मेकिंग में, उनसे डिस्कस करनी पड़ेगी, उनके साथ बैठकर गोल सेट करने पड़ेंगे, ताकि उनको लगे कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन हमारे बारे में कुछ सोचती है, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन को लगता है, मैनेजमेंट को लगता है कि हाँ हम भी इस पर्टिकुलर कंपनी में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि आजकल के टाइम में जो करंट टाइम चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या हो रही है, टैलेंट को रिटेन रखना। लोगों को कंपनी में रिटेन रखना ही सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए तो एम्प्लॉयज़ टर्नओवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाता है हर कंपनी में। दूसरा पॉइंट क्या है, मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। ये मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होती है कि अलग अलग धर्मों से लोग काम करते हैं, अलग अलग रीजन से लोग काम करते हैं, अलग अलग एरिया से, अलग अलग कंट्री से, अलग अलग स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हैं। तो कहीं उनमें से लड़ाई ना, कहीं उनमें आपस में लड़ाई ना हो जाए, कहीं आपस में उनमें कुछ ऐसा सीन ना क्रिएट हो जाए जिससे हमारी कंपनी को भी नुकसान हो। जैसे अभी हमारी यूनिवर्सिटी में ही कितने सारे अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग स्टेट से लोग हैं, कंट्री से लोग हैं, रीजन से लोग हैं, लोकेशन से लोग हैं। तो अगर वहाँ पर मतलब जो इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो सही नहीं रहेगा, तो वो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, जिससे डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ेगा। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैलेंज होता है हमारा HRM का। उसके बाद क्या, एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। ये मैंने आपको बता दिया कि उनको काम में लगा के रखना पड़ता है, हर एक्टिविटी में उनको पार्टिसिपेट करवाना पड़ता है, ताकि उनको लगे कि हाँ हमें हर काम में एंगेज किया जा रहा है। उसके बाद मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को पीछे करके नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है, तो उसके बारे में पहले लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ हम ये नई चीज़ अपडेट कर रहे हैं, आपको इससे ये फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें HRM के अंडर ही आती हैं। उसके बाद जो भी लेबर लॉज होते हैं, जो भी नियम बने होते हैं, कानून बने हैं, वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। और टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशंस, कि जो भी टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये बेसिक से हमारे क्या थे, चैलेंजेस थे जो HRM के अंडर आते हैं। और ये सारे चैलेंज किसको मैनेज करने पड़ते हैं, जो हमारा HR डायरेक्टर होगा, HR मैनेजर होगा, उसका ही ये सारा काम है। एम्प्लॉयज़ में कोई स्ट्राइक ना हो जाए, कहीं वो कोई, क्योंकि स्ट्राइक्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, किसी टाइप की स्ट्राइक में ना बैठ जाएं, कहीं हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेड यूनियन की हेल्प ना लेनी पड़ रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को किसको देखना पड़ता है, HR को ही देखना पड़ता है। तो HR का हमने सबसे पहले प्रोसेस देखा था कि HR कैसे स्टार्ट होता है, वही सारी चीज़ें क्या होती हैं HRM में होती हैं। तो ये थी आज की वीडियो हमारी, बेसिक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी चीज़ में कोई डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो डायरेक्ट आपके तक पहुंच जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आखिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या चीज़ है और वो HRD और HRM से कैसे डिफरेंट है। तो HRM एक ऐसा सब्जेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है अगर आप इसको दिल लगा के पढ़ोगे तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में HRP के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।